नमस्कार। आज हम बीएड कोर्स में देखेंगे डिज़ाइनिंग ऑफ करिकुलम, पाठ्यक्रम की संरचना। तो जब पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है, संरचना किया जाता है, तो उसमें कई बातों का ध्यान रखा जाता है जिससे बालक का अच्छे तरीके से सर्वांगीण विकास हो। तो इसके अंदर हम देखेंगे एक राज्य की क्या भूमिका होनी चाहिए और विद्यालय की भी क्या भूमिका होनी चाहिए, उन सारे चीज़ों को हम यहाँ पर देखेंगे। लेकिन इसे देखने से पहले पाठ्यक्रम के बारे में जानना जरूरी है कि पाठ्यक्रम है क्या। तो पाठ्यक्रम शब्द जो है ये अंग्रेजी भाषा के करिकुलम शब्द का हिंदी रूपांतरण है। इसे अंग्रेजी में करिकुलम के नाम से जाना जाता है, जबकि इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द क्यूरेरे से हुई है, जिसका अर्थ होता है दौड़ का मैदान। यानी कि एक विद्यार्थी इसी के रास्ते पर चलकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है, इसलिए इसे दौड़ का मैदान के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार शैक्षिक परिदृश्य में पाठ्यक्रम से आशय उस दौड़ के मैदान से है जिसमें दौड़ते हुए विद्यार्थी शिक्षा के निहित उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयास करता है। इस प्रकार पाठ्यक्रम एक रास्ता है जिस पर चलकर एक विषय लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है। विद्यालय का पाठ्यक्रम वह साधन है जिसके द्वारा शिक्षा व जीवन के लक्ष्यों की प्राप्ति होती है, और यह अध्ययन का निश्चित एक तर्कपूर्ण क्रम है जिसके माध्यम से विद्यार्थी के व्यक्तित्व का विकास होता है। पाठ्यक्रम के माध्यम से क्या होता है कि जब पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है तो संपूर्ण चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है जिससे बालक का अच्छे तरीके से व्यक्तित्व एवं उनका सर्वांगीण विकास हो तथा वह नवीन ज्ञान एवं अनुभव को इसके माध्यम से ग्रहण करता है। यानी कि नई नई चीज़ों को सीखता है और अनुभव के माध्यम से, अपने अनुभव के माध्यम से भी कई चीज़ों को बालक क्या करता है, सीखता है। पाठ्यक्रम की अवधारणा में केवल इसे पाठ्य पुस्तक तक सीमित नहीं माना गया है। यानी कि पाठ्यक्रम जो है वो केवल एक पुस्तक तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें शिक्षक का व्यवहार, यानी कि एक शिक्षक जब छात्र को पढ़ाते हैं तो शिक्षक का व्यवहार का काफ़ी प्रभाव बालक पर पड़ता है, क्योंकि शिक्षक जिस तरीके से पेश आते हैं, अगर अपने विचारों को आदर्शवादी तरीके से प्रस्तुत करते हैं तो बालक का भी व्यवहार हम क्या देखेंगे कि वो उसी चीज़ को सीखेगा, वो भी आदर्शवादी विचारों को सीखेगा और अपने को ग्रहण करेगा। विद्यालय का भवन, यानी कि अधिकतर समय क्या होता है कि बालक अपना समय विद्यालय में ही गुजारता है, तो इसलिए विद्यालय के वातावरण एवं भवन, जो वातावरण ही इसे हम कहेंगे, उसका काफ़ी बालक पर प्रभाव पड़ता है। अगर वहाँ का वातावरण स्वच्छ हो, पेड़ पौधे हो, हरियाली हो, तो इसका काफ़ी इफेक्ट बालक पर पड़ता है। और विद्यालय का भवन यानी कि कक्षा का जो रूम है वो स्वच्छ होना चाहिए, खुलेदार खिड़की होना चाहिए, इन सारी चीज़ों का प्रभाव बालक पर पड़ता है। प्रांगण, दीवार में लगे चित्र एवं लिखे आदर्श वाक्य आदि क्रियाकलाप भी शामिल रहते हैं। तो हम देखते हैं कि विद्यालय के अंदर सुविचार लिखे होते हैं, अच्छे अच्छे विचार लिखे होते हैं, तो इसका भी प्रभाव बालक पर काफ़ी पड़ता है। उन चीज़ों को वो पढ़ता है और उससे काफ़ी चीज़ें सीखता भी है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पाठ्यक्रम अध्ययन का ही एक क्रम है जिसके अनुसार चलकर विद्यार्थी अपना विकास करता है। अतः यदि शिक्षा की तुलना दौड़ से की जाए तो पाठ्यक्रम उस दौड़ के मैदान के समान है जिसे पार करके दौड़ने वाले अपने निश्चित लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। यानी कि एक विद्यार्थी इस रास्ते पर चलकर अपने निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करता है। कुछ परिभाषाएं देखेंगे, जैसे कि मुनरो का कहना है कि पाठ्यक्रम उस समस्त अनुभव को अपने में सम्मिलित करता है जिसका प्रयोग विद्यालय के द्वारा बालक को शिक्षित बनाने के उद्देश्य से किया जाता है। यानी कि यहाँ पर पाठ्यक्रम जो है अनुभव को सम्मिलित करता है, जिसमें क्या करता है विद्यालय अपने बालक को शिक्षित बनाने के उद्देश्य से इसका प्रयोग करता है।
जबकि फ्रोबेल का कहना है कि पाठ्यक्रम को समस्त मानव जाति के ज्ञान एवं अनुभवों का सार समझना चाहिए। यानी कि फ्रोबेल यहाँ पर पाठ्यक्रम को मानव जाति का ज्ञान और अनुभव को सार माना है पाठ्यक्रम को। जबकि एनन का कहना है कि पाठ्यक्रम जो है यह पर्यावरण में होने वाली क्रियाओं का योग है। और कनिंघम का कहना है कि पाठ्यक्रम कलाकार, यानी कि कलाकार यहाँ पर शिक्षक हो गए, शिक्षक के हाथ में एक यंत्र है जिससे वह अपने सामग्री, यानी कि सामग्री यहाँ पर विद्यार्थी को अपने आदर्श यानी लक्ष्य के अनुसार अपने कलागृह यानी विद्यालय में मोड़ता है। अब यहाँ पर रचना के बारे में देखेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ डिजाइनिंग ऑफ करिकुलम। पाठ्यक्रम की रचना के बारे में जेम्स एम ली का कहना था कि पाठ्यक्रम की रचना का निर्माण का कार्य जो है 6 अलग अलग तत्व मिलकर करते हैं। पहला तो आयोजन, डिजाइन दिया जाता है, फिर उसके बाद क्षेत्र का निर्धारण किया जाता है, फिर उसके बाद अनुक्रम, और फिर सातत्य और संतुलन, और लास्ट में हम क्या देखते हैं कि एकीकरण का रूप यहाँ पर देखने को मिलता है। इन सारे तत्वों से मिलाकर, इन तत्वों को मिलाकर एक पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। पाठ्यक्रम की रचना इस प्रकार किया जाना चाहिए कि उसमें एकरूपता हो। एक प्रसिद्ध पाठ्यक्रम विशेषज्ञ डी.के. व्हीलर का कहना है इनका कि पाठ्यक्रम प्रक्रिया के अंतर्गत पाठ्यक्रम संरचना के प्रमुख पद 5 हैं, जिसमें कि पहला है शैक्षिक उद्देश्य का निर्धारण करना चाहिए, और उसके बाद स्थितियों का, जो परिस्थितियां आती हैं उसका विश्लेषण करना चाहिए। दूसरा है निर्धारित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उपयुक्त अधिगम अनुभव का चयन करना चाहिए। एक उत्तम उद्देश्य की प्राप्ति हो, इसके लिए अधिगम अनुभव का भी चयन करना जरूरी होता है। अधिगम अनुभव को प्रस्तुत करने के लिए उपयुक्त विषय वस्तु का भी चयन करना चाहिए। एक अच्छी विषय वस्तु का चयन करना जरूरी होता है। चौथा नंबर है अध्ययन अध्यापन की प्रक्रिया की दृष्टि से चयनित अधिगम अनुभव एवं विषय वस्तु का संगठन करना चाहिए। और पांचवा नंबर हो जाएगा हमारा कि पाठ्यक्रम की संपूर्ण प्रक्रिया का उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मूल्यांकन करना जरूरी है। मूल्यांकन के आधार पर ही पता चलता है कि हमारी जो निश्चित उद्देश्य और लक्ष्य थे वो उसकी प्राप्ति हुई है या नहीं हुई है। अब देखेंगे पाठ्यक्रम की संरचना का उद्देश्य। प्रत्येक योजना, कार्यक्रम एवं पाठ्यक्रम बनाने से पूर्व उसके उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं, जिससे कि पाठ्यक्रम का मूल्यांकन आसानी से किया जा सके। जिसमें कि उद्देश्य है, पहला राष्ट्र विकास का उद्देश्य, दूसरा है छात्रों में अध्ययन के प्रति रुचि के विकास का उद्देश्य, यानी कि छात्रों को अपने अध्ययन के प्रति रुचि विकसित हो। और पाठ्यक्रम का जब निर्माण किया जाता है, उसे संरचना दिया जाता है, तो ये ध्यान में रखा जाता है कि उनमें ऐसे विषय को शामिल किया जाए जिससे हमारे राष्ट्र का विकास हो। तीसरा नंबर है मानवीय मूल्यों के विकास का उद्देश्य। तो इन चीज़ों को भी पाठ्यक्रम की संरचना में शामिल किया जाता है। बच्चों को छोटे से ही, पहले क्लास दूसरे क्लास से ही मॉरल एजुकेशन की शिक्षा दी जाती है, जिससे उनमें मानवीय मूल्यों का विकास हो। भाषाई समस्या के समाधान का उद्देश्य, इसके समाधान के लिए अधिकतर हम देखते हैं कि बच्चे क्या करते हैं, मातृभाषा में सीखना अधिक पसंद करते हैं और उन्हें काफ़ी सरलता भी होती है। तो पाठ्यक्रम में मातृभाषा को भी शामिल किया जाता है। संस्कृति के संरक्षण का उद्देश्य और मानसिक एवं शारीरिक विकास हो बच्चे का, इन चीज़ों को भी ध्यान में रखा जाता है। अभिभावक की आकांक्षाओं की पूर्ति का उद्देश्य, इनकी आकांक्षाओं को भी ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। और प्रभावी शिक्षण का उद्देश्य क्या होना चाहिए, इन चीज़ों को भी ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम का संरचना किया जाता है। और सामाजिक एकता का उद्देश्य को भी ध्यान में रखा जाता है। तो हम पहला पॉइंट देखेंगे, राष्ट्र विकास का उद्देश्य। शैक्षिक पाठ्यक्रम में एकता का अभाव होना राष्ट्र विकास की प्रमुख बाधा मानी जाती है। राष्ट्र विकास के लिए पाठ्यक्रम एवं शिक्षा की व्यवस्था में
एकरूपता होनी चाहिए। इसका मुख्य उद्देश्य देश को विकसित अवस्था में पहुंचाना है और यह कार्य शिक्षा के द्वारा ही किया जा सकता है। इस प्रकार जब पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है तो उन सारी चीज़ों का ध्यान में रखते हुए एक पाठ्यक्रम का संरचित किया जाता है पाठ्यक्रम को, जिससे राष्ट्र का विकास हो। दूसरा नंबर है छात्रों में अध्ययन के प्रति रुचि के विकास का उद्देश्य। तो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रचना का प्रमुख उद्देश्य पाठ्यक्रम को स्तरों के अनुकूल एवं परिस्थिति जन्य बनाना होता है, जिससे छात्र क्या करें, अध्ययन में रुचि ले सके। पाठ्यक्रम में प्रत्येक स्तर के छात्र की क्षमता और रुचि को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम का रूपरेखा तैयार किया जाता है। जिस स्तर के बच्चे होते हैं, जैसे 4 क्लास के बच्चे हैं, तो उनके स्तर और योग्यता और रुचि को देखते हुए पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। तीसरा नंबर है मानवीय मूल्यों के विकास का उद्देश्य। तो जब पाठ्यक्रम को संरचित किया जाता है तो इसमें छात्रों में प्रारंभिक स्तर से मानवीय मूल्यों के विकास करना प्रमुख उद्देश्य माना जाता है, क्योंकि भारतीय दर्शन एवं शिक्षा मानवता एवं भौतिकता की महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करती है। इसलिए प्रत्येक छात्र में प्रेम, सहयोग, दान, दया, परोपकारिता एवं सहिष्णुता जैसे गुण पाए जाते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि बच्चों को छोटे स्तर से ही, जैसे कि 2री 3री क्लास में रहते हैं, तभी से उनको मॉरल एजुकेशन दिया जाता है, नैतिक शिक्षा दिया जाता है, ताकि उनमें मानवीय मूल्यों का विकास हो। चौथा नंबर है भाषाई समस्या के समाधान का उद्देश्य। तो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम में भाषा समस्या का समाधान करने का हमेशा प्रयास किया जाता है, क्योंकि भारतीय समाज में विभिन्न प्रांतों में भाषा का भिन्न भिन्न स्वरूप पाया जाता है। यहाँ पर अनेक तरह की भाषाएं बोली जाती है। इस कारण हम क्या देखते हैं कि भाषाएं समस्या हमेशा होते रहती है। इससे राष्ट्रीय पाठ्यक्रम के निर्माण में भाषा की समस्या बनी रहती है। पाठ्यक्रम की संरचना में विभिन्न भाषा एवं मातृभाषा को उचित स्थान प्रदान कर भाषाई समस्या का समाधान किया जाता है। अधिकतर हम क्या देखते हैं कि मातृभाषा को शामिल किया जाता है, जिससे हम उसका भाषाई समस्या का समाधान देखते हैं। 5वां नंबर है संस्कृति के संरक्षण का उद्देश्य। तो भारतीय संस्कृति भी हम देखते हैं कि विश्व के लिए अनुकरणीय एवं आदर्श मानी जाती है। इसलिए विश्व स्तर पर भारतीय संस्कृति की हमेशा प्रशंसा होती रहती है। इस अमूल्य संस्कृति का संरक्षण करना पाठ्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य माना जाता है। इसलिए पाठ विषय में उन सारे विषय को शामिल किया जाता है जिससे बच्चे अपने संस्कृति की संरक्षण कर सकें। और हम देखते हैं कि विद्यालय में अनेक त्योहारों का मिलन समारोह रखा जाता है, जिससे बच्चों में अपने संस्कृति की संरक्षण करने का उद्देश्य का विकास हो। मानवीय एवं नैतिक मूल्य का संरक्षण पाठ्यक्रम संरचना में प्रस्तुत किए जाने वाले विषय वस्तु के द्वारा निश्चित होता है। 6 नंबर है मानसिक एवं शारीरिक विकास के समन्वय का उद्देश्य। तो इन सारी चीज़ों, जिससे कि बच्चे का मानसिक और शारीरिक विकास हो, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भी पाठ्यक्रम को संरचित किया जाता है। तो छात्र के विकास के 2 प्रमुख पक्ष होते हैं, जैसे कि मानसिक और शारीरिक। पाठ्यक्रम में छात्रों के मानसिक विकास के लिए सैद्धांतिक विषय को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है, जबकि शारीरिक विकास के लिए खेल कूद और अन्य प्रायोगिक कार्यों को पाठ्यक्रम में स्थान दिया जाता है। उनके मानसिक विकास के लिए प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है, भाषण प्रतियोगिता, क्विज कंपटीशन आदि। जबकि हम शारीरिक विकास के लिए क्या देखते हैं कि क्लास के रूटीन में खेल कूद को और आदि प्रतियोगिताओं को भी शामिल किया जाता है। अगला नंबर है 7 नंबर, अभिभावकों की आकांक्षाओं की पूर्ति। तो पाठ्यक्रम का जब निर्माण किया जाता है, संरचना किया जाता है, तो अभिभावक की आकांक्षा को भी ध्यान में रखते हुए किया जाता है। पाठ्यक्रम निर्माण करने के समय छात्रों के माता पिता की आकांक्षा को ध्यान में रखा जाता है। इससे छात्र सही विषय का चयन कर अपने उद्देश्य की पूर्ति करते हैं और साथ ही साथ माता पिता की आकांक्षाओं को भी पूरा करते हैं। 8 नंबर है प्रभावी शिक्षण का उद्देश्य। तो पाठ्यक्रम संरचना के पहले प्रभावी शिक्षण करने के उद्देश्य को ध्यान में रखा जाता है, ताकि जो बच्चों को शिक्षण दिया जाए वो काफ़ी उन पर इफेक्टिव हो।
जिससे छात्रों के बीच प्रभावशाली शिक्षण देकर सही तरीके से अधिगम कराया जा सके और वो बच्चे क्या करें कि अधिगम में पढ़ने में काफ़ी रुचि भी रखें। तो शिक्षण का पाठ्यक्रम को निर्माण किया जाता है तो उसके शिक्षण का ये उद्देश्य होना चाहिए जिससे बालक के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास हो। 9 नंबर है सामाजिक एकता का उद्देश्य। तो पाठ्यक्रम को जब संरचित किया जाता है तो इन चीज़ों को भी ध्यान में रखा जाता है कि सामाजिक एकता की भावना बनी रहे। तो उन सारे विषय को शामिल किया जाता है जिससे बालकों में भी सामाजिक एकता की भावना का विकास हो, जिससे वो अपने समाज की सेवा कर सकें। पाठ्यक्रम निर्माण के पूर्व इस तथ्य को भी ध्यान में रखा जाता है कि पाठ्यक्रम में ऐसी विषय शामिल किया जाए जिसे पढ़कर छात्रों में सामाजिक एकता का विकास हो। तो ऐसे विषय को भी शामिल किया जाता है जिससे उनमें सामाजिक एकता की भावना बनी रहे। तो हम यहाँ पर देखें पाठ्यक्रम संरचना का उद्देश्य क्या है और हमारी जो आगे की वीडियो रहेगी उसमें हम देखेंगे पाठ्यक्रम संरचना में एक राज्य की भूमिका क्या होनी चाहिए और विद्यालय की क्या भूमिका होनी चाहिए। उन सारे चीज़ों को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पर हमारा समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।